आज अपन इस वीडियो में पर्सनालिटी के असेसमेंट के बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके द्वारा अपन किसी भी पर्सनालिटी को चेकआउट कर सकते हैं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के कुछ तरीके हैं और अपन इसके बारे में देखेंगे। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटीज, इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे जो असेसमेंट की जो टेक्निक्स है वो क्या लाभदायक है, कहाँ जरूरी है। तो पहला जो पॉइंट है, ये इवेलुएट करने में बहुत हेल्प करती है, कारगर होती है कि किसी की पर्सनालिटी कौन से लेवल की है और कैसी है, उसको इवेलुएट करने में ये हेल्प करती है या मेजर करने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ स्टडी, ये आपको एक रीजन देती है कि आप किसी की पर्सनालिटी को क्यों स्टडी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट है यूज इन पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या करती है कि जब भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको क्या है एम्प्लॉयमेंट करेगी तो उनका पर्सनालिटी देखेगी कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है और उनका नेचर कैसा है। तो एम्प्लॉयमेंट में पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट किया जाता है। देखेंगे कैसे। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ एजुकेशन। आपने देखा होगा कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग में देखा जाता है कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट वहीं पे होता है। इंटरव्यू मेथड हुआ, ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ, जिससे देखते हैं कि उसका लेवल क्या है पर्सनालिटी का और उस हिसाब से उसको बोला जाता है कि तुम ये सेक्टर चूज करो। दूसरा, इट असेस द ओन पर्सनालिटी। ये कहीं पर खुद की पर्सनालिटी का आकलन करने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है कि आप अगर किसी और से अपने पर्सनालिटी का लेवल नहीं जचवाना चाहते तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। एंड इट फाइंड ग्रेटर हैप्पीनेस इन लाइफ। जब आप अपनी पर्सनालिटी का आकलन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनालिटी कितने मायने रखती है और उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही जान पाओगे। तो असेसमेंट टेस्ट के अपने देखिए क्या क्या रीज़न है, कहाँ जरूरी है करना और इसका फायदे क्या है। अब अपन देखेंगे कि कुछ मेथड्स हैं जिससे क्या पर्सनालिटी का टेस्ट किया जा सकता है। इनमें से आपने काफ़ी जनों का नाम सुना होगा। पहला है इंटरव्यू मेथड। आजकल हर कोई अगर एग्जाम होता है उसमें इंटरव्यू रखा जाता है, तो इंटरव्यू भी एक पर्सनालिटी टेस्ट है। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है कि न कि नॉलेज का। जो इंटरव्यू मेथड है वो दो प्रकार का, एक तो स्ट्रक्चर्ड, आपकी पर्सनालिटी को एक स्ट्रक्चर टेक्निक से वो ऑब्जर्व करेंगे, और दूसरा इंटरव्यू होगा अनस्ट्रक्चर्ड। इनके बारे में अपन ऊपर से देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड में फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसके सवाल आपको देने होते हैं, और जिनका सवाल ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अनस्ट्रक्चर्ड से आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको कैसा भी सवाल पूछ लेंगे, और जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपका व्यू है उस पॉइंट के ऊपर, आप उसके ऊपर अपना व्यू रखते जाएंगे, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, ऑब्जर्वेशन यही है कि बस नेचुरल सेटिंग के अंदर इंडिविजुअल को क्या करना, ऑब्जर्व करना बिना किसी इंटरफेयर के कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो क्या कर रहा है। दूसरा, रेटिंग स्केल। कुछ साइंटिस्टों ने रेटिंग स्केल दी, उसमें फिक्स क्वेश्चंस और सिचुएशन दी, और उनके ऊपर आपको सवाल पूछा जाता है और आपको उसको सॉर्ट आउट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क मिलते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं और उसमें आपको चूज करना होता है। दूसरा, प्रोजेक्टिव टेक्निक। कुछ टेक्निक होती है कि आपके सामने कुछ चीजें प्रोजेक्ट की जाती है, सामने रखी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो उसमें बताने के लिए कुछ रोस्टर इंकफ्लो टेस्ट है। रोस्टर इंकफ्लो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कुछ साई के डब्बे की कुछ चीजें होती है और वो आपको सामने दिखाई जाती है, और उसमें आपको बताना होता है कि ये साई का डब्बा आपको क्या प्रतीत हो रहा है। ये एक टेस्ट है। दूसरा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें आपको क्या थीम नजर आ रही है, एक फोटो दिया जाता है और उन फोटो में इवेल्युएट करना होता है कि दो फोटो में, एक जवानी की और बुढ़ापे की, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, तब आपको बताना होता है कि ये पिक्चर क्या कहती है। साथ ही साथ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी एक वर्ड इनिशिएट किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू, फिर आपको सडनली उसके बाद में दूसरा वर्ड बोलना होता है जो उसके साथ एसोसिएट करता है। जैसे वाटर तो वो बोल देगा थम्स अप, वो बोल देगा स्प्राइट, ऐसा करके वो उस तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। वो तो इनिशिएट होता है, हाथों हाथ आपको जवाब देना होता है। और सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, यानी आपके सामने एक आधा अधूरा सेंट यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति वाली चीज है कि आपके सामने सेंटेंस रखा है और कुछ खाली जगह है, उसको आपने इमोशन के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से उस चीज को भरना है। और साथ ही साथ सिचुएशनल टेस्ट,
इसमें ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसको आपको उससे निकलना होता है, और वो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन देंगे और उसको आपको सॉर्ट आउट करना है अपने नजरिए से। तो इन्हीं को अपन स्टडी करेंगे, इन चारों को, कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इंटरव्यू टेस्ट के बारे में। पहले अपन इंटरव्यू मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इंटरव्यू मेथड क्या होता है कि इंटरव्यू मेथड की अगर बात करें तो इसको अपन फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, यानी इंटरव्यूअर और इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आमने सामने रहेंगे और वो इस चीज को क्या करेंगे, एक कन्वर्सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। और साथ ही साथ ये क्या, जो इंटरव्यू मेथड होता है ये दो तरीके का होता है। पहला, ये स्ट्रक्चर्ड आपको बता दिया, एक वेल तरीके से सेटअप किया हुआ इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। जो इंटरव्यूअर होगा उसके पास पहले से कुछ फिक्स क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे जिनके आपको जवाब देने हैं। लेकिन जवाब कैसे, हाईली स्ट्रक्चर्ड आंसर। उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का इंटरव्यू हो रहा है, आपसे पहले 10 का होगा या आपके बाद में 10 जनों का होगा, तो आप 10 जनों में से जिसका हाईली स्ट्रक्चर्ड एक अच्छा, अगर किसी का अगर उसका आंसर होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर क्या, हाईली स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर देना होता है। अगर दूसरे की बात करें तो दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर बात करें तो इसको ओपन इंटेरोगेशन भी कहते हैं। इंटेरोगेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पूछताछ, आजकल इंटरोगेशन पुलिस इंटरोगेट करती है, तो वही इंटरोगेशन का मतलब पूछताछ करना। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको फ्रीली बोलने देता है, फ्रीली आपको स्पीक करने देता है, और इसमें वो देखता है कि आप जो चीज बोल रहे हो वो कितना क्लियरली आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, तो आपको फ्रीली बोलने दिया जाएगा। और उसका एक्यूरेट आंसर जब तक कि उसके सामने आपके द्वारा दिए गए जवाबों का अगर क्लियर नहीं हो जाता है सिचुएशन, तब तक वो आपको उसको बताते रहना होगा। दूसरा, इट ऑल्सो बी ऑब्जर्व फॉर बॉडी लैंग्वेज इन एडिशन टू दी व्हाट इट सेड। यानी आप जो बोल रहे हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी इसके अंदर देखा जाता है। कि जो आप बोल रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो वो डरा हुआ था और आप ऐसा बोले वो डरा हुआ था, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी जो बातचीत है वो दोनों मैच नहीं करी, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो जैसा आप बोल रहे हो वो डरा हुआ था, तो आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि वो आप डरने की एक्टिंग भी कर रहे हो। तो इस प्रकार से अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर अपन बात करें कि इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या है, कि रोजर साहब थे, साइंटिस्ट रोजर, उन्होंने 1974 के अंदर 7 पॉइंट बताए थे उन्होंने, कि 7 पॉइंट कौन कौन से होते हैं जब आप एक इंटरव्यू करते हैं। तो पहला उन्होंने बताया फिजिकल एबिलिटी, आपकी फिजिकल एबिलिटी कैसी है, आपकी बॉडी फिजिक कैसी है। दूसरा, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आपने पहले कहीं पे काम किया है या आपके परिवार में से किसी ने ऐसा काम किया है या आपके पास पहले से ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो वो बोलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेगा तो वो बैकग्राउंड के बारे में। साथ ही साथ जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से काम कर सकते हो वो भी देखी जाती है। साथ ही साथ आपका स्पेशल एटीट्यूड उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप उस चीज में काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, या सिर्फ सैलरी के लिए आए हैं। और परस्यूडनेस मतलब काम करने की इच्छा, आप उस चीज को करना चाहते हैं, आपके अंदर ललक है या नहीं है। साथ ही साथ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट, आपके पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीजें और जुड़ी हुई है, जैसे सोशलिबिलिटी, आप लोगों के साथ जुड़ाव कर सकते हो या नहीं, रिलायबिलिटी, आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं, और साथ ही साथ कुछ सर्कमस्टांसेस, यानी आपके सामने कुछ सिचुएशनल चीजें रखी है कि आप क्या कर सकते हो, एस्पिरेट कैसे कर सकते हो, आपके आकांक्षा कौन कौन सी है कि हाँ आप इस चीज को पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो ये हो गया अपना इंटरव्यू मेथड। अब अपन आगे देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरे जिस पॉइंट की बात करेंगे पर्सनालिटी असेसमेंट में, वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जर्व वेरियस सिचुएशन फॉर सेवरल डेज एंड सम कंक्लूजन आर फॉर्मुलेटेड, यानी उनको नेचुरल सेटिंग के अंदर छोड़ दिया जाएगा जिसमें एक्सटर्नल तरीके से कोई चीज अफेक्टेड नहीं होगी जानबूझ के, और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि हाँ वो किस तरीके से उस सिचुएशन में काम कर रहा है, और उसके बाद में स्कोरिंग करके उसके लिए एक फॉर्मुलेशन किया जाएगा, एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कि ये अपने काम करने लायक है या नहीं है।
और थर्ड अगर पर्सनालिटी असेसमेंट की बात करें तो वो है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज को अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है, एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, या अगर पहले अपन इसकी बात करें तो ये सारे पर्सनालिटी असेसमेंट में सबसे इजी और सबसे सरल तरीका है और सबसे जल्दी होने वाला तरीका, क्योंकि इसके अंदर आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें यस नो और 50-50 के आंसर दिए जाते हैं कि आप ये काम किसी काम को अगर कर सकते हो तो हाँ ना, या फिर कोई कंक्लूजन नहीं, आधे आधे दोनों में। तो इस तरीके से आपके सामने एक प्रिंटेड फॉर्म रखा जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसके कुछ रिलेशन में आपको बताने पड़ते हैं कि यस और नो, और उसी के हिसाब से आपको स्कोर करके इवेल्युएट किया जाता है। और तो अगर इसकी बात करें तो इसमें किस तरीके से ये चीजें काम में ली जाती है, वो है मिनियोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। वापस देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, सिर्फ MMPI बोल करके आपको 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो मिनियोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, जिसको MMPI भी बोला जाता है, तो उसके अंदर आपके सामने ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रू और फॉल्स या 50-50, यानी आपके सामने जो चीज है वो ट्रू फॉल्स है या फिर 50-50। जब आप छोटी क्लासों में थे, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में, तब आपके सामने ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस आते थे वो उसी को ये बोले जाता है। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज में मिनियोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, इसमें आपको ये तीनों में से चूज करना कि ये कथन सत्य है या फिर गलत है या फिर कुछ कह नहीं सकते मैं 50-50। तो ये फिर उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसके अंदर से आपके स्कोरिंग करके आपको नंबर दे दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, डू यू इनिशिएटिव इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मैं आपको उसमें सवाल दे दिया कि क्या आप नए दोस्त बनाने के इच्छुक हैं, आप खुद कभी शुरुआत करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपके हिसाब से आपने दिया और हमने जो वहाँ पे राइट चॉइस रखी है उस हिसाब से आपको मार्किंग देंगे। या फिर नई चीज़ों का इनिशिएट करने में आप आगे आना चाहते हैं तो उसमें भी ये ऐसा करके कुछ बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट के अंदर। तो यहाँ पे 3 हो गई है। अब अपन चौथा देखेंगे, प्रोजेक्ट टेक्निक्स। अब अपन बात करेंगे साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में। अगर इसके थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी फोर्थ जो टेक्निक है वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब आपके सामने एक पिक्चर रखी जाती है या प्रोजेक्ट रखा जाता और जिसके बारे में आपको बोला जाता है कि इस चीज़ के बारे में बताएं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर कुल 4 चीज़ें हैं। पहला, हरमन रोस्टर के द्वारा दिया गया इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट का मतलब होता है डब्बा, स्याही का डब्बा। स्याही का डब्बा। तो ये जो सबसे पहले हरमन रोस्टर इंक ब्लॉट टेस्ट है वो उन्होंने 1921 के अंदर दिया था और उन्होंने उनके सामने क्या रखा, 10 कार्ड रखे जाते थे। एक जो भी क्लाइंट होता है, जो इंडिविजुअल जो पर्सन होता है जिसकी पर्सनालिटी असेस करनी होती है, उसके सामने 10 कार्ड रखे जाते हैं। वो कार्ड कौन किसके होते थे, इंक ब्लॉट के, स्याही के धब्बों के बने हुए। स्याही मतलब इंक, समझ रहे हो ना। और उनको क्या किया जाता है, उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, मतलब क्रम वाइज क्रम उनके सामने रखे जाते और उनसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि इन जो स्याही के धब्बों के जो कार्ड है उनमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। और वो जो चीज बताते हैं उनको वो क्या करते हैं, उनकी पर्सनालिटी से रिगार्डिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर एग्जांपल दे कि आपके सामने अगर कोई स्याही का धब्बा ऐसे ही बना हुआ है और आपको पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये असेसमेंट टेस्ट साइकेट्रिक में भी किए जाते हैं, और आपको बोला जाता है कि बताओ स्याही के धब्बे में, या फिर ये समझ लो ये स्याही का धब्बा है। तो अब ये स्याही का धब्बा है तो उसके अंदर उनको पूछा जाता है बताओ आपको क्या दिख रहा है, तो वो कहते कुछ नहीं, ये ऐसे फालतू का क्या हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उसकी थिंकिंग क्या है, वो उसके अंदर कुछ भी डीप नहीं जा रहा। अगर वहीं पे और किसी और से पूछे तो इनमें उन्होंने बोला है कि एक सिस्टमेटिक तरीके की एक वर्डिंग है जिसके अंदर कहीं पे एस है, कहीं पे वाई है, कहीं पे के है। मतलब इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, और फिर उस हिसाब से वो उनको क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं और उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर देते हैं। अगर बी की बात करें तो थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में TET, और उसके बारे में आपको बताना होगा।
तो अगर इसकी हिंदी देखें थीमेटिक का, थीम का मतलब एक थीम में बना हुआ, एक पर्टिकुलर थीम में कोई चीज बनी हुई है तो उसको बोलते हैं आत्मबोधन, यानी खुद के आत्मा का बोध करना कि आपको उस चीज में क्या दिख रहा है। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता था कि ये टेस्ट हेनरी और मुरे और सिटी मुरे ने दिया था 1935 के अंदर, और उन्होंने क्या एक पिक्चर की सीरीज बनाई और उन्होंने बोला जो भी कौन से पास्ट एक्सपीरियंस की, जैसे कि आपके जवानी का फोटो और आपके बुढ़ापे का फोटो दोनों को पास में रखे और किसी से पूछे बताओ ये क्या देख रहे हैं, तो वो बताता कि नहीं, ये अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये सोच रहे होते हैं कि मैं जवानी में ऐसे थे, और वो अपना आत्म अनुसरण कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, या फिर वो अपने बुढ़ापे को लेके चिंता में है, तो उस पिक्चर को देख करके वो चीज को बताते हैं कि वो क्या है क्या नहीं, या अपने पास्ट की जो क्या फीलिंग्स, जो उनका एटीट्यूड उस चीज के अंदर था वो एक्सपीरियंस साझा करते हैं, और साथ ही साथ वो क्या एक स्टोरी बनाते हैं कि बताओ ये फोटो आपने देखा और इस फोटो में क्या झलक रहा है। तो बड़ी बड़ी थीम्स के अंदर वो बताते हैं कि ये फोटो ये कहना चाह रहा है, इस फोटो में ये चीज सामने निकल के आ रही है, और उससे आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता और आपको स्कोरिंग की जाती। तो कभी कभार जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जिसको साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, जैसे सिजोफ्रेनिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर वाले, तो उनके सामने कोई चीज रखी जाती, तो रखी जैसे किसी की शादी की एल्बम है या रख दी, तो वो ऐसा बोलते कि अब वो बोलेगा कि एक शादी की है, दुल्हन है या ब्राइड है, तो उन्होंने क्या है कि वो निराश है, अगर वो उसके खुद की पर्सनैलिटी में अगर डिप्रेशन है तो आके नीचे की हुई बैठी दुल्हन को भी वो ऐसा उनको ऐसा फील होगा कि ये निराश है, शादी नहीं करना चाहती या वो इच्छुक नहीं है, तो वो इस चीज को बता रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी हसमुख पर्सनैलिटी वाले से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये एक्साइटमेंट है, वो शर्मा रही है, ऐसा करके। तो कुल मिला के वो पिक्चर की एक थीम को ऑब्जर्व करके एक स्टोरी बना रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड सी देखेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट का मतलब है कि शब्दों का खेल। शब्दों का खेल कैसे कि ऑब्जर्वर क्या होता है कि उनके सामने एक शब्दों की एक सीरीज बनाता है, अटर करता है एक सीरीज को, और उस सीरीज में क्या होता है कि जो सामने क्लाइंट है वो क्या इमीडिएट उस वर्ड के बाद में आखिरी दूसरा वर्ड बोलेगा जो उससे मिलता जुलता होगा, क्योंकि जब भी वो वर्ड बोलेगा वो कहीं ना कहीं उससे संपर्क में होना चाहिए। कैसे होता है मैं बताऊंगा, और वो फर्स्ट वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए जो उसके माइंड में आ रहा है, वो हाथ उस वर्ड को बोलेगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने सोडा, तो जैसे मैंने सोडा बोला तो सामने वाला क्लाइंट बोलेगा स्प्राइट, तो जैसे मैं बोलूंगा लिकर यानी शराब, तो वो बोलेगा रेफ्रिजरेटर क्योंकि उसमें ठंडा करना पड़ती है। साथ ही साथ जैसे उसने बोला रेफ्रिजरेटर उसने बोल दिया सोडा, तो ऐसा बोल दिया सोडा, रेफ्रिजरेटर के बाद वो किचन भी बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन ये चीज आपको समझ नहीं आ रही कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उसको असेस करने के लिए कैसे काम की। एक डिप्रेशन वाला पेशेंट है जिसको घर में बहुत मारपीट होती है, तो उससे पूछा कि बताओ दोस्त, तो वो बोलेगा पर्टिकुलर का नाम क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। फिर उसको बोला कि लड़ाई, तो वो अपने पेरेंट्स का नाम ले लिया क्योंकि घर में उसको मारा जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज है, तो कहीं ना कहीं वो चीज निखर के आई कि उसके पेरेंट्स उसके साथ क्या कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया तो ये वहां पे काम आती है। दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। जब आप छोटी क्लासों में थे तब आपके सामने आधे अधूरे वाक्य दिए जाते थे जिनको आपको पूरा करना होता था, लेकिन वहां पे आपको वही फिक्स वर्ड था। लेकिन इस टेस्ट के अंदर कोई फिक्स वर्ड नहीं, आप कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बताया ऑफन आई फील आई एम, तो मतलब मैं क्या आमतौर पे या अक्सर मैं क्या करता हूँ, आई फील कैसा, आई एम। अगर उसकी पर्सनैलिटी हैप्पी वाली होगी तो हैप्पी, स्माइली या रिलायबल, या अगर वो डिप्रेशन में होगा तो डिप्रेस्ड, एंग्सियस। तो ऐसा वो वर्ड अपने हिसाब से, यानी उसकी पर्सनैलिटी से मिलते जुलते वर्ड वो यहाँ पे फील करेगा और इससे पता लग जाएगा कि उसके दिमाग में क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो यहाँ पे अपन ने थर्ड पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट के चारों पार्ट अपन ने यहाँ पे देख लिए। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट का पांचवा अपन देखेंगे सिचुएशनल टेस्ट। तो सिचुएशनल टेस्ट के अंदर अपन देखेंगे कि उसके सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी और रियल लाइफ सिचुएशन उसको बोला जाएगी कि आपके सामने एक पहेली है या सिचुएशन है, आप उससे कैसे निखार के आएंगे। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे पांचों पॉइंट। सिचुएशनल टेस्ट। तो सिचुएशनल टेस्ट में क्या है कि आपको एक रियल लाइफ की एक सिचुएशन आपके सामने रखी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप उस चीज के अंदर से खुद को कैसे निकाल लोगे।
तो रियल लाइफ सिचुएशन में जैसा आपका व्यू होगा आप वैसा उसको आंसर करेंगे, और आंसर करेंगे कि तो आपकी पर्सनैलिटी पता लग जाएगी। जैसे कि मेरे पास कोई आया और कोई पेरेंट्स आए और उसके बच्चे के बारे में बोला कि ये बच्चा बहुत अग्रेसिव है, अब क्या करें। तो उसकी पर्सनैलिटी हमने क्या किया, थोड़ी देर को उसको एक डोल दे दी और डोल के साथ खेलने यानी गुड़िया दे दी और उसके साथ खेलने के लिए उसको छोड़ दिया, और अपन कहीं ना कहीं से उसके ऊपर एक नज़र रखेंगे कि ये कितनी बार जब अग्रेसिव होता है तो उस डोल को मारता है, पीटता है, या ऐसी कौन सी चीज़ है, या उसको काउंट कर लिया मारपीट को, फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर से दी गई और जिसकी वजह से उसका अग्रेशन कम हुआ। तो रियल लाइफ सिचुएशन उसके सामने वो रखी, अगर अग्रेसिव है तो किस तरीके से उसका निवारण और ये सब करेंगे, तो वो अपन उसके अंदर देखें, दैट इज द सिचुएशनल टेस्ट। आगे अपन देखेंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी के इलनेस या प्रॉब्लम है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन देखेंगे अब कि अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी ड्यू टू इलनेस, यानी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चेंजेस आएंगे बीमारी की वजह से। तो देखेंगे अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी ड्यू टू इलनेस। तो बीमारी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से चेंज होती है, उसमें क्या क्या अल्टरेशन आएंगे वो देखेंगे। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, अगर हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो हेल्थ की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली अगर वो वेल है तभी वो हेल्दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पांचों जो चीजें हैं वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। तो पर्सनालिटी की तो अगर देखें तो बीमारी की मेन रीजन क्या होगा, इन पांचों में से ही कोई एक होगा। स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो आमतौर पर अगर किसी की बीमारी है तो वो क्या करेगी, इन पांचों से ही अफेक्ट होगी। परंतु अगर आप बीमार है तो उसमें कुछ आपका एज, सेक्स, जेंडर, आपका ऑक्यूपेशन, सोशियो कल्चर, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म, ये सारे मेजर रोल निभाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, अगर आप किसी चीज में कोप नहीं कर रहे हैं तो भी आप में फ्रस्ट्रेशन या आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका एज, क्योंकि हर एक एज में हार्मोन का लेवल डिफरेंट होता है। अगर आप एडल्ट है तो आप किसी भी चीज़ को इजीली कंपनसेट कर पाओगे, लेकिन अग्रेसिवनेस के साथ। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है तो आप इजीली उस चीज़ को कंपनसेट कर पाओगे, लेकिन एक अलग वे में, विदाउट अग्रेसिवनेस। आपका सेक्स देखा जाएगा, आप मेल है, फीमेल है, या फिर आपका जेंडर वही मेल या फीमेल है। आप क्या काम करते हैं वो भी इस चीज़ में मायने रखता है। आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है तो उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होगी। आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है वो भी इसमें मायने रखता है। और साथ साथ आप किसी चीज़ या किसी प्रॉब्लम को किस हिसाब से कोप करते हैं, खुद को सुरक्षित करते हैं, वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये सारे फैक्टर है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इलनेस के अंदर अफेक्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अपन देखेंगे कि पर्सनालिटी के दौरान आपके अंदर इलनेस लेके आती हैं। तो इसमें सबसे पहला है विड्रॉल बिहेवियर। अगर कोई चीज आपसे संभल नहीं रही है तो आप क्या करोगे, उससे दूर भाग जाओगे, आप उसको छोड़ दोगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर रहे हैं। जब आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं तो आप वहां से भागोगे तो कहीं आप उस चीज को लेके इम्यून नहीं होगे। और इन फर्दर कंडीशन में अगर वो चीज आपके सामने आई तो आप क्या करोगे, उस चीज को नकार दोगे। साथ ही साथ आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में चेंज आना, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज आना, और आपकी बॉडी इमेज
यानी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो जैसा आपका कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं वो चीज गलत है, तो आप हमेशा उससे दूर ही जाओगे, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अगर आपका उसके ऊपर पॉजिटिव है तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज आप उतार लोगे, तो वो चीज इसके अंदर भी अफेक्ट होती है। तीसरा आपका लाइफ स्टाइल, आप किस तरीके से रहते हैं, आप अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, वो भी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ आगे अपन देखेंगे सेल्फ सेंटर्डनेस, आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं, आप जितनी खुद को वैल्यू दोगे आपकी पर्सनालिटी पे उसका उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, और वही बीमारी में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपका नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, आप हर किसी चीज के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो आपकी बीमारी को और बढ़ा देगा। साथ ही साथ हॉस्टाइल, आप किसी के ऊपर क्या हो, डिपेंड हो, आप हमेशा हॉस्टाइल रहते हो। अग्रेशन का ही एक प्रकार है, अग्रेशन मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना, तो आप कहीं ना कहीं हॉस्टाइल हो रहे हो, आप अग्रेस हो रहे हो, तो ये कॉमन चेंजेस आपके बिहेवियर में देखने को मिलेंगे जब आपका क्या होंगे, आप बीमार रहोगे। और नेक्स्ट और लास्ट इसका जो है वो है सेम और गिल्ट फीलिंग, आपको कहीं ना कहीं अपनी बीमारी में आपको शर्म आ रही होगी कि बार बार आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, साथ ही साथ आपको गिल्टी फीलिंग आ रही है। ये चीजें अपन को देखने में मिलती है जब आप बीमार होते हो। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर है जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, यानी ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर वेरिएशंस लेके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपके साइकेट्रिक से अटैच्ड है। तो सिजोफ्रेनिया सबसे बड़ा इसका क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कोई इसको सिजोफ्रेनिया बोलता है, कोई इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलता है। अगर सिजोफ्रेनिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको हिंदी में देखें, स्किज़ो यानी स्प्लिट ऑफ माइंड, स्प्लिट ऑफ माइंड, या फिर अगर बोले मन में दरार पड़ जाना, मन में दरार। तो इसमें जो पेशेंट होता है वो एक वास्तविक दुनिया और एक आभासी दुनिया में फर्क नहीं कर पाता, तो ऐसे पेशेंटों में सुसाइडल टेंडेंसी, लोगों से दूर रहना और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव ना करना, ये चीजें देखी जाती हैं। दूसरा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल मतलब जो समाज के अंदर अच्छा नहीं है वैसा व्यवहार करना, लड़ाई करना, लोगों को के साथ मारपीट करना, चोरी चकारी करना, शराब पी के सड़कों पे घूमना, तो एंटी सोशल जो सोसाइटी के अंदर वैलिड नहीं है वैसा व्यवहार करना, वो भी एक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है। तीसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा एंग्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हमेशा एंग्शियस घबराहट में रहेगा, उससे कोई भी बात कर ली तो वो एंग्शियस, कोई भी चीज भूल ली तो वो फिर से घबरा जाएगा, तो ये भी एक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है। और साथ ही साथ डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हमेशा किसी दूसरी चीजों पे किसी और के ऊपर क्या रहना, डिपेंड रहना, ये भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो भी क्या है इसमें देखने को मिलता है। ऑब्सेसिव मतलब आपका ऑब्सेशन ही गलत रहेगा, चार आदमी कहीं पे खड़े हैं, आपको फील होगा कि नहीं वो मुझे मारना चाह रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपने अगर एक ही चीज कर ली फिर भी आपको उसको बार बार करने का एहसास होगा, तो दैट इज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। या फिर आपको गलत हमेशा जो भी आपको आभास होगा वो कंपल्सिव होगा, यानी आप उसको चाह के भी नहीं रोक पाओगे। जैसे कि आपने एक बार हाथ धो लिया
तो आप बार बार जाके दिन में 50 बार 60 बार हाथ धोओगे, दैट इज ऑल्सो ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब आपके घर वाले घर पे नहीं होते हैं और वो आपको बोल के जाते हैं कि बेटा आप है ना खिड़की दरवाजे लगा के सो जाना, तब आप रात को उठते हो, आपने दरवाजे कुंडी लगा दी, लेकिन फिर जाकर के आप क्या करते हो, वापस 2 या 3-4 बार आप घर के सारे दरवाजों की कुंडियां देखते हो। तो वही कहीं ना कहीं ये भी आपकी पर्सनैलिटी, तो लोग इसको क्या बोलेंगे, पागल है क्या। तो पागल जो वर्ड बोला है तो इसका मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी या आपके कॉग्निटिव या फिर आपके साइकेट्री या आपकी साइकोलॉजी से कलेक्ट कर रहा है या कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट बहुत जरूरी है, ये आम लाइफ में भी बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने पर्सनैलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अपन आगे देखेंगे कि दूसरे और पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपको लगातार आपको व्यूज या फिर आपको नॉलेज साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के बारे में मिलती रहे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।